हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, वैद्युत रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें इसको रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और इसमें जरूरत पड़ती है हमें सेलों की। ठीक है, सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, कुछ लवण होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पहले हम वैद्युत रसायन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वैद्युत रसायन की बात। अब मैं आपको बता दूं वैद्युत रसायन वैद्युत रसायन के अंदर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेलों की। ठीक है, उसमें सेल तो कई प्रकार के होते हैं, ईंधन सेल होता है, शुष्क सेल होता है, फिर वही एक गैल्वेनिक सेल होता है, और भी कई प्रकार के। अब तो बैटरी आ गई, बैटरी भी होती है। ठीक है, एक लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं। ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। और आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा विद्युत धारा के बारे में, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। एक ओर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे एनोड से, और दूसरी ओर कैथोड की ओर पहुंचेगी। ठीक है, और कैथोड से विद्युत धारा आएगी एनोड की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए अब गैल्वेनिक सेल के बारे में देखते हैं। हमने अभी भी बताया था गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, देखिए गैल्वेनिक सेल दो अर्धसेलों से मिलकर के बनता है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल दो अर्धसेलों से मिलकर के बनता है। इसमें एक अर्धसेल जिंक धातु का बना होता है। ठीक है, और एक अर्धसेल कॉपर धातु का बना होता है। कॉपर धातु का इसमें कैथोड होता है, और जिंक धातु का इसमें एनोड होता है। केवल और केवल दो धातुओं से ही अर्धसेल नहीं बन जाता। ठीक है, जैसे कि जिंक धातु बोल दिया, जिंक धातु से अर्धसेल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिंक धातु का अर्धसेल के अंदर एनोड होता है। ठीक है, और कॉपर धातु का अर्धसेल के अंदर कैथोड होता है। ठीक है, अब इनके साथ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर हम लोगों को एनोड चाहिए, तो एनोड अकेला अगर हम एनोड रख देंगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित थोड़ी ना हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, एनोड को किसी दूसरे अर्धसेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब ये एनोड जो होगा, जिंक धातु का जो एनोड होगा, वो एक लंबी रोड होगा। ठीक है, एक ऐसी धातु की एक छड़ या रोड होगी जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। ठीक है, तो इसमें जिंक धातु का ही एनोड क्यों होता है? जिंक धातु का एनोड इसलिए होता है क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील होता है। देखिए, क्रियाशील वो चीज होती है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर उत्सर्जित कर दे। ठीक है, जिंक धातु एक ऐसी ही चीज है, एक ऐसी ही धातु है जो अपने अंदर से जल्दी से इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है। वैसे धातु तो कॉपर भी है, लेकिन कॉपर धातु का एनोड क्यों नहीं होता? ठीक है, उसका कैथोड ही क्यों होता है? तो देखिए, कॉपर धातु का कैथोड इसलिए होता है क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर Zn, इसके जो लास्ट ऑर्बिटल होते हैं, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरीके का 3d10। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब पढ़ा है तो आपको पता होगा जो जिंक धातु के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, चलिए मैं कर ही दूंगा यहाँ पे, जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 2 3p6 ऐसे 4s2 3d10। ये इसके लास्ट ऑर्बिटल एकदम फिक्स भरा होता है। ठीक है, 10 ऑर्बिटल है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में भरे होते हैं। अब अगर ये यहाँ से ये 4s, ये एक अलग कक्षक है। ठीक है, अलग उपकक्षक है। अगर ये यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो आसानी से दे सकता है। अब इसी के बाद अगर हम लोग कॉपर 29 इसको अगर चेक करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s1, 3d10 ऐसे भरा होता है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की भी स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। आगे ना बात सुन, ये बात है। तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। आप लोगों को कक्षा 11 में सिखा दिया जाता है कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्यों है, वैसे यहाँ पे 9 आना था और यहाँ पे 2 आना था, लेकिन वो क्या होता है ना, हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कारण, ठीक है, एनर्जी बॉन्ड के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन होने थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक। खैर चलिए, ये अंदर की बात है, अगर आप लोगों को ये पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको ये अलग से वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है, कि ये कैसे होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो इस वजह से देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का 20 स्पेस है, तो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, ठीक है, फुलफिल मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, इसलिए जिंक धातु का एनोड बनाया जाता है और कॉपर धातु का कैथोड बनाया जाता है। जिंक धातु एकदम ठोस धातु होती है और कैथोड एक नरम धातु होती है, ठीक है। जिंक ये जो कॉपर धातु एक नरम धातु होती है, ठीक है। कॉपर को जब जिंक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, वो कॉपर के अंदर जाते हैं, तो कॉपर धातु ठोस हो जाती है। चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, मैं इसको क्लीन कर दूं नीचे से। ये देखिए, ये जिंक धातु का बना एक अर्धशैल है, ठीक है। इसमें ये जिंक धातु की एक छड़ है और इस छड़ को इसके अंदर डुबाया गया है। ये एक लिक्विड है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ZnSO4। अच्छा, धातु को इसके अंदर डुबाया गया है, इसका काम हम लोग बाद में देखेंगे, इसका क्या कार्य है। जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, और इस पर ऑक्सीडेशन यानी कि इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर लिख दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इस तरफ होता है, यहाँ ऑक्सीकरण होता है, उस तरफ एकदम उल्टा, उस तरफ अपचयन होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए, ये Cu कॉपर धातु की एक वो है, छड़ है, और इसको कॉपर सल्फेट के अंदर डुबाया गया है। अब होगा क्या, देखिए, जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन एक तार के माध्यम से, अगर इसको तार से ना जोड़े तो ये एक अर्धशैल है, लेकिन इसको पूरा सेल करने के लिए एक अर्धशैल दूसरे अर्धशैल से जोड़ा जाता है, तो सेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूर्ण सेल बन जाता है। तो जिंक धातु का एनोड का कनेक्शन कॉपर धातु के कैथोड से किया जा रहा है। इस तरफ का अर्धशैल जिंक धातु को जिंक सल्फेट में डुबा के बनाया गया, उस तरफ का अर्धशैल कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट में डुबा के बनाया गया, फिर दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया, ठीक है, एक तार से जोड़ दिया गया। अब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड के अंदर जाएगा, ठीक है, तार के द्वारा। इसी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो धारा को मापेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस साइड से जिंक से कैथोड की ओर होगी और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और विद्युत धारा इधर से इधर, ठीक है, अपोजिट साइड। तो इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचता है कैथोड पर, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जाकर रुक जाता है, ठीक है, कॉपर धातु पर इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। कॉपर धातु क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। कैसे एक्सेप्ट कर लेती है, ये कॉपर जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी चीज ने ले ली, ठीक है। कॉपर धातु इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हम लोगों ने दिखा कि भाई कॉपर धातु 29 परमाणु क्रमांक है, नरम धातु, इसके इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो लेगा। हमने अभी देखा था ना, फोर एस टू की जगह 4s1 3d10, तो वहां पर तो मतलब इसका जो आयनन एंथैल्पी है, ठीक है, जो इसके ऑर्बिटल है वो तो फुलफिल दिखाई दे रहे हैं, वो तो एक उसमें है, क्या नाम लिया करें उसका, संतुलित अवस्था में है, ठीक है, वो तो अस्थायित्व प्रदान कर रहा है वहां पे, क्योंकि 4s1 फुलफिल माना जाता है, 3d10 वो भी फुलफिल माना जाता है, ठीक है, फुलफिल मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, यहाँ Cu कॉपर सल्फेट, ये लिक्विड भरा ही इसलिए गया है ताकि हमेशा जिंक इस पर कॉपर धातु पर क्या रहे, कॉपर धातु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रहे, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर भरा गया है। देखिए, कॉपर सल्फेट इस तरीके से बना होता है, CuSO4,
सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर है। यहाँ होता क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव कॉपर को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉपर को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी तो कॉपर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो लेगा। अब ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकर ये तो संतुलित हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, अब कॉपर की बारी आई, कॉपर को इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह से लेने पड़ेंगे। कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिंक के अंदर से, जिंक के अंदर यहाँ होता है 2 पॉजिटिव, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कॉपर को जाकर के मिलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही कॉपर को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हैं, अब कॉपर के ये देखिए, अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर चले गए तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित थोड़ी ना हो जाएगी। सपोज कीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चले गए तो क्या ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित तब होती है जब निरंतर लगातार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस ओर से कैथोड की ओर होता रहे, तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें Cu2 पॉजिटिव की आवश्यकता है, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव, इसके अंदर लिक्विड जो भरा हुआ है, इसके अंदर अरबों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, CuSO4 के, ठीक है, कॉपर सल्फेट के अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, ठीक है। यौगिक मतलब कि इसके अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स इसके अंदर है, ठीक है, यौगिक इसके अंदर है। तो अब यहाँ से कॉपर सल्फेट के बीच के बॉन्ड टूटते रहेंगे, ऑक्सीजन और कॉपर के बीच के, और ये जल्दी जल्दी Cu पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ जल्दी जल्दी जिंक से 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और कॉपर के साथ जाकर के Cu2 पॉजिटिव मिलकर के यहाँ पर कॉपर को ठोस करते रहेंगे। जब 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे कि ये Cu है, 2 पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu, ठीक है, ठोस कॉपर धातु। ये कैथोड ठोस होता चला जाएगा, ठीक है, ये बात है। अब चलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, देखिए अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाता रहा, बार बार इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकलता रहा, तो यहाँ पर तो Zn2 पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, समझिए, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। और जब देखिए अगर एक बॉक्स के अंदर हम बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भर देंगे, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करना दूर कर देगा, दूर हटाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव की इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि ये एक दूसरे, ये यहाँ से नीचे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही नहीं जाने देंगे, ठीक है, ऊपर ही नहीं जाने देंगे, आगे बात समझ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, विद्युत धारा रुक जाएगी। अब इस विद्युत धारा को निरंतर रखने के लिए देखिए क्या किया जाता है, और ये 2 पॉजिटिव तो चलो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे, अब हमें एक बात का साथ के साथ इस बात को भी देखना है कि भाई यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ ये जिंक से इतने 2 पॉजिटिव निकल कहां से रहे हैं, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल कैसे रहे हैं, उस बात को भी चेक करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी जिंक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर जिंक सल्फेट यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड इसको बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी, मतलब कि ये लिक्विड इसको उत्तेजना प्रदान करता है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। जिंक सल्फेट ये क्रियाशील होता है, जो धातु की क्रियाशीलता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जिंक धातु वैसे तो क्रियाशील है ही, और जिंक सल्फेट लिक्विड क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अब देखिए अगर यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव, अगर हम इन Zn2 पॉजिटिव को हटा दें, यहाँ से अलग कर दे Zn2 पॉजिटिव को, Zn2 पॉजिटिव को हटाया कैसे जाएगा, तो ये देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है लवण सेतु। लवण सेतु को क्या काम होता है, लवण सेतु के अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इस प्रकार का कोई ना कोई लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिससे कि 2 आयन बन सके, इस प्रकार का लिक्विड यहाँ पे भरा होता है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पोटेशियम क्लोराइड ही भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो अगर इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से निकलने वाला नेगेटिव Cl आ करके जिंक पॉजिटिव के साथ क्रिया करेगा और यहाँ बनाएगा ZnCl2 जो कि एक गाढ़ा, अगर मतलब कि वैसे तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, Zn2 क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। लेकिन अगर ये किसी लिक्विड के संपर्क में आए तो ये थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट बन जाता है, गाढ़ा पेस्ट, ठीक है। तो गाढ़ा पेस्ट के रूप में ये नीचे की ओर यहाँ बैठ जाता है,
ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर, सेल के अंदर ही यहाँ इकट्ठा होता है। Zn2 पॉजिटिव यहाँ से आएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिलेंगे, क्या बनेंगे, ZnCl2, और ये नीचे की ओर यहाँ बैठकर आएगा, एक साथ इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से Cl नेगेटिव तो निकल के यहाँ आ जाता है, Zn2 पॉजिटिव के साथ क्रिया करता है और ZnCl2 बन जाता है। फिर धातु के अंदर से यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ज्यादा Zn2 पॉजिटिव बनते हैं, वे 2 पॉजिटिव फिर से Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर से ऐसे ही ZnCl2 बनेगा, फिर Zn अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धातु है ना पूरी की पूरी, यहाँ से Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे बारी बारी से और Zn2 पॉजिटिव Cl के साथ क्रिया करके ZnCl2 बनाता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे Cu2 पॉजिटिव की आवश्यकता पड़ेगी हमें। Cu2 पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, कॉपर सल्फेट से। ठीक है, यहाँ कॉपर सल्फेट के दोनों को बॉन्ड टूटेंगे और ये Cu2 पॉजिटिव बार बार यहाँ आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ से Cu2 पॉजिटिव जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, Cu2 पॉजिटिव जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और ये Cu में कन्वर्ट होता रहेगा, जिससे कि ये धातु तो हो जाएगी ठोस और ये धातु इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये धातु हो जाएगी नरम। ये धातु की छड़ नरम हो जाएगी या घट जाएगी, कम हो जाएगी, और ये वाली धातु की छड़ बढ़ जाएगी और ठोस हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर ये SO4 2 नेगेटिव बचेगा, SO4 2 नेगेटिव, इस SO4 2 नेगेटिव को संतुलित करने के लिए यहाँ आएगा K पॉजिटिव, Cl तो आएगा इस ओर और K पॉजिटिव जाएगा उस ओर। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉपर धातु के स्थान पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ K पॉजिटिव, फिर ये बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। आगे बात समझ, और ये पोटेशियम सल्फेट भी जैसे यहाँ जिंक डाइक्लोराइड बैठा हुआ है ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट इकट्ठा हो जाएगा K2SO4, और ये जो SO4 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये तो ये वाला लिक्विड है, यहाँ लिख दो CuSO4, ये ऊपर का लिक्विड है। ठीक है, जो नीचे इकट्ठा होगा वो K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट। आगे बात समझ में। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, इसके अंदर जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से Cu2 पॉजिटिव जाता रहता है और Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहता है। ठीक है, यहाँ SO4 नेगेटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है, और जब SO4 नेगेटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जाना रुक जाता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए ताकि SO4 नेगेटिव की संख्या मेंटेन रह सके, ठीक है, उसके लिए यहाँ से पोटेशियम आता है और SO4 2 नेगेटिव के साथ क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, इस ओर से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, उस ओर जाते रहते हैं, कॉपर लेता रहता है। ठीक है, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से तार में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो बना रहता है। तार में जब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बना रहेगा तब तक विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर आती रहेगी। आगे ना बात समझ, इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल कार्य करता है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, उस पर होती है, उस ओर होती है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, और जिस ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिस ओर ग्रहण किए जाते हैं, उस ओर होता है अपचयन। अब हम लोगों को क्या है, दोनों अर्ध सेलों में अगर हम कॉमन फैक्टर देख करके एक चीज को याद कर ले अच्छे से, ठीक है, तो हम दूसरी चीज की ओर, दूसरी ओर की चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम क्या है, नाम से ही बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। एनोड, ठीक है, ए से तो अपोजिट हो गया, सबसे पहली बात तो यही है, ए से अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, ए अपोजिट, अपोजिट उल्टी साइड में होता है एनोड। समझे, मैं ऐसे खड़ा हुआ, ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड में होता नहीं, ठीक है, अब राइट का उल्टा क्या, अपोजिट, मेरे हिसाब से उल्टी दिशा तो ये बैठती है ना, ठीक है, खब्बे हाथ की तरफ, तो उल्टा, खब्बा मतलब उल्टा, ठीक है, ए अपोजिट, अपोजिट साइड में तो होता है एनोड। सबसे पहली बात तो आ गई ये, ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए एन से नेगेटिव, ई से इलेक्ट्रॉन, दोनों वर्ड आ गए इसमें, ठीक है, नेगेटिव, एन से नेगेटिव, ई से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसके अंदर से, समझे, इसके अंदर से क्या निकलता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकल के गैल्वेनोमीटर जाता कहाँ है, कैथोड की ओर। अब कहीं से निकलेगा तो दूसरी जगह तो जाएगा ही, एनोड से निकला तो कैथोड में तो जाएगा ही। अच्छा जी, अब इसके बाद इस पर जो ज्यादातर जो बिचलाव होता है, ज्यादा जो बच्चे बिचलते हैं वो बिचल जाते हैं इस बात पर कि इस पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है या फिर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है।
तो इसमें आ गया एनोड। ओ से क्या होता है भैया? ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल एकदम सिंपल काम। एनोड, एनोड, एनोड आ गया। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड के बारे में हम लिखने की, वैसे तो कैथोड में भी वो आता है, लेकिन कैथोड के बारे में हम लिखने की, ठीक है। तो हम एनोड के बारे में लिखेंगे, एनोड के बारे में याद करो, कैथोड के बारे में ऑटोमेटिकली, मतलब एनोड का उल्टा ही तो है कैथोड, बस ऐसा, ठीक है। डी, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ही कह लो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, या विभाजित करना, डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर SO4, ये क्या है भी, चलो कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तोड़ना। जिंक धातु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, टूट कर बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एनोड का ये मतलब आपको समझ में आ गया, तो कैथोड का तो एकदम उल्टा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ ये सिरा नेगेटिव होगा, ठीक है, और वो सिरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। इसको नेगेटिव बोल दो, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल, ठीक है, ऐसे। नहीं नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, क्या बोल दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो ये तो पॉजिटिव सिरा हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे। तो अब इसके बाद नेगेटिव का मतलब यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बस इतना ही, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ओ ऑक्सीडेशन। अगर इस तरफ ऑक्सीडेशन तो दूसरी तरफ रिडक्शन, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इस प्रकार से हो रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में, इसकी ये जो परिभाषा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, जो हमने पहले पढ़ी है वही लिखी है। इसमें जिंक सल्फेट का एनोड और तथा कॉपर सल्फेट का कैथोड होता है। बिल्कुल जो हमें दिख रहा है वही लिख रहा है, ठीक है। आगे, जो कि दो अलग अलग अर्धशैलों से, जो कि दो अलग अलग अर्धशैल होते हैं। बिल्कुल दोनों अलग अलग अर्धशैल है। इन दोनों अर्धशैलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हमने चित्र में देख लिया, तार द्वारा जोड़ा जा रहा है। जिससे कि एक संपूर्ण सेल बनता है, जिससे कि एक संपूर्ण सेल बनता है, ठीक है। अब संपूर्ण सेल कब बनेगा? जब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल दोनों होंगे एक सेल के अंदर, तभी तो संपूर्ण सेल बनेगा। अगर बैटरी भी हमें बनानी है, बैटरी मतलब सेल, ठीक है, अगर हमें सेल बनाना है तो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो चीजें तो होनी चाहिए, तभी तो वो बैटरी बनेगी। चलिए, इसके बाद संपूर्ण बैटरी बनता है या संपूर्ण सेल बनता है। इससे आगे दिया गया है, सेल में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इन दोनों अर्धशैलों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये लवण सेतु जो यहाँ पे देगा है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लवण सेतु ना जोड़े और इसमें पोटेशियम क्लोराइड ना भरे, तो यहाँ जिंक पॉजिटिव की इतनी संख्या हो जाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस चीज को मेंटेन रखने के लिए लवण सेतु जोड़ा गया, उसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा गया ताकि जिंक पॉजिटिव की संख्या को मेंटेन करा जा सके। जितने भी जिंक पॉजिटिव हो उन सब के साथ क्लोरीन रिएक्शन करे और जिंक क्लोराइड बना ले, ठीक है। इसलिए लवण सेतु जोड़ा जाता है। इस लवण सेतु में हाइड्रोजन क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम सल्फेट भी भरा जा सकता है इसके अंदर, और पोटेशियम क्लोराइड भी भरा जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ सल्फेट लिखा है, क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। का मिश्रण भरा जाता है, जिसके कारण तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता रहता है, ठीक है। अगर लवण सेतु के अंदर ये मिश्रण भरे हुए हैं तो जिसके कारण क्या होता है, तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर बना रहता है या होता रहता है, तथा धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता रहता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो एनोड से कैथोड की ओर, और कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह बना रहता है, उल्टा। धारा को मापने के लिए तार के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, बिल्कुल लगा हुआ है। इस सेल की निम्न अभिक्रिया इस प्रकार है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn कन्वर्ट हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। इस और अर्ध सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है, Zn धातु थी और उस धातु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो बन गया Zn 2 पॉजिटिव, ठीक है। जिंक सल्फेट का बना अर्ध सेल, ये जिंक सल्फेट के बने अर्ध सेल की अर्ध रिएक्शन है, अर्ध सेल की अभिक्रिया। अब इसके बाद देखिए, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया, Cu2 पॉजिटिव, कैथोड की ओर Cu2 पॉजिटिव एक धातु होती है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिए, उस धातु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो Cu बन जाता है, ठीक है, एक कंप्लीट Cu बन जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं रहती। ये है कैथोड सल्फेट कैथोड। मैंने यहाँ कॉपर लिखना था, कैथोड लिखा, चलो एक मिनट, कैथोड
कॉपर, कैथोड कॉपर सल्फेट का बना अर्ध सेल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पूर्ण सेल की नेट अभिक्रिया। पूर्ण सेल की नेट अभिक्रिया मतलब दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ ऐड करना है। जिंक धातु एनोड, जिंक धातु एनोड, कॉपर Cu2 पॉजिटिव कैथोड। अगर हम जिंक धातु और कैथोड को एक साथ जोड़ दे तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इसके अंदर पहुंच जाएंगे और ये बनेगी नेट रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव Cu। यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखिए, और इसने अब चयन किया, इसने इलेक्ट्रॉनों का चयन किया। चयन मतलब अपचयन किया, अपचयन मतलब इसने जिंक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन लिए तो ये Cu में कन्वर्ट हो गया। अब इस अभिक्रिया को सेल के रूप में निरूपित कैसे किया जाता है, सेल की अभिक्रिया में निरूपण। देखिए ये लिखा गया Zn, ये सेल की बाउंड्री को डिनोट करता है कि अब ये अर्ध सेल है, इस ओर का अर्ध सेल है। और ये बताता है बाउंड्री के बाद ये जो बार है, ये जो लाइन खींची गई है, एक डंडा लगाया गया है, इसके बाद जो लिखा हुआ है ये सेल की अर्ध रिएक्शन है कि भाई जिंक धातु की रोड थी और इस पर ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन होकर के वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये बीच में लवण सेतु को प्रदर्शित करती है, 2 लाइनें हैं, ये प्रदर्शित करती है लवण सेतु कि एनोड और कैथोड के बीच में ये लवण सेतु है। इस और एक कैथोड है, लवण सेतु के राइट साइड में कैथोड है और कैथोड 2 पॉजिटिव है। कैथोड क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर 2 पॉजिटिव को जेड से निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होती है सेल की अभिक्रिया। सेल की अभिक्रिया आपको जब प्रश्न आपको न्यूमेरिकल कराई जाएंगे तो इस प्रकार की मिलेगी, Zn बार, Zn2 पॉजिटिव डबल बार, Cu2 पॉजिटिव बार, Cu, इस प्रकार से। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को गैल्वेनिक सेल के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को गैल्वेनिक सेल समझ में आ चुका है तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अभी गैल्वेनिक सेल के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, हम लोग ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आगे करते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब ये हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में तो पढ़ लिया है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजों का एक छोटा आइडिया हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की एक प्रॉपर डेफिनेशन वो तो है नहीं जिससे इलेक्ट्रोड मतलब कि जिससे वैद्युत धारा निकलती हुई दिखाई गई है। ये एक मिनट, ये जो आपको बताया गया है कि भाई सेल के अंदर ये जो एक रोड होती है ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जिसको एनोड बोलते हैं। एक दूसरे अर्ध सेल में कैथोड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोड की जो प्रॉपर एक सही डेफिनेशन है वो यहाँ हमने दोबारा से लिखी है। तो ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है। देखिए जैसे कि हमारे पास जिंक की रोड थी, ठीक है, जिंक की छड़ थी एनोड में, तो जिंक का बना हुआ ही जलीय विलयन होना चाहिए। जिंक सल्फेट का मतलब जिंक सल्फेट डाल रखा था ना उन्होंने, ZnSO4, ये ZnSO4, और यहाँ पर ये धातु थी जिंक। इसी प्रकार से दूसरा जो हमने लिया था अर्धसेल, उसमें ये था Cu कॉपर और यहाँ भरा हुआ था CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो जिंक की धातु को जिंक के बने जलीय विलयन के लवण में ही रखना है। ठीक है, तो ये जिंक का जलीय लवण है। ठीक है, जलीय विलयन लवण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेटों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब किसी प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु की प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक धातु की छड़ इलेक्ट्रोड नहीं हो सकती। ठीक, ऐसा किया जाता है कि कौन कौन सी चीज इलेक्ट्रोड होगी उनको देखने के लिए क्या किया जाए, धातु की छड़ ली जाएगी, उसको उसके उसी धातु का, जो धातु की हम छड़ लेंगे उसी धातु का लवण बनाया जाएगा, जलीय लवण बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर धातु को रखेंगे। अगर धातु पर चार्ज आ जाता है और विलयन जलीय लवण पर, जो लवण में रखा गया है, लवण पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, लवण के अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, तो हम कहते हैं कि धातु इलेक्ट्रोड बनने के लायक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एक एनोड एक कैथोड। जो होगा धनावेशित, जो इलेक्ट्रोड, एक मिनट, हाँ, जो इलेक्ट्रोड होगा धनावेशित, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग
कैथोड, ठीक। और जो होगा ऋणावेशित, जहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, माइनस चार्ज निकल रहा है, उसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। आगे बात समझ, बिल्कुल ऐसे। अब इसके बाद फिर एक आता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वह तो इलेक्ट्रोड विभव अगर एनसीईआरटी में देखोगे आप तो ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोड तथा जलीय लवण, जो उसके अंदर ये लवण भरा हुआ है, ये विलयन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य, इसको विद्युत अपघट्य विलयन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य विलयन के बीच में जो विभवांतर होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात बताई जाएगी, लेकिन वो थोड़े अलग तरीके से है। देखिए, इस चीज को खोल करके मतलब एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा है, जब धातु की पत्ती को स्वयं उसी धातु के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। आयन युक्त विलयन का मतलब यहाँ यही है, जिंक सल्फेट, ठीक है, लवण विलयन, ठीक। लवण विलयन ही क्या है, आयन युक्त विलयन। जब धातु की पत्ती को स्वयं उसी धातु के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जब धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, कुछ धातु की, सभी धातु की, कुछ धातु की प्रकृति होती है कि वे इलेक्ट्रॉन त्यागने लगती है, ठीक है। धातु क्या करने लगती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने लगती है। जो धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो एनोड बनेगी, ठीक है। और कुछ धातु की प्लेटें अपने ही धातु लवण के जलीय विलयन में रखने पर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने लगती हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने लगती हैं, ठीक है। तो वो धातु की छड़ कैथोड बनती है। अब इसमें यही बात लिखी गई है, अपेक्षित धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब यहाँ पर अगर ये ऋणावेशित मतलब कि इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, और यहाँ पर होगा ऋण चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हुई है। विलयन तो हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो है, धातु की छड़ जो है, वो हुई है नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ जब कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर धातु की छड़ को रखा जाएगा तो कॉपर हो जाएगा पॉजिटिव, कॉपर की छड़ तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, और कॉपर का जो विलयन है वो हो जाएगा नेगेटिव, Cu2, मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, ये SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे। आगे बात समझ में, उसमें नेगेटिव विलयन बनेगा उर्ली साइड वाले में, इसमें पॉजिटिव विलयन बनेगा। आगे बात समझ, इलेक्ट्रोड इस तरफ का नेगेटिव होगा, उस साइड का पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोबारा से पढ़ते हैं, जब धातु की पत्ती को स्वयं उसी धातु के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे ना तो ये ऋणावेशित हो जाएगा छड़ का सिरा, और ये जो विलयन है नीचे का ये हो जाएगा धनावेशित। तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। देखिए छड़ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और विलयन कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए विभव, विभव होता क्या है, विभव होता है, फिजिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, विभव होता है एक आवेश का दूसरे आवेश तक एक आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, ठीक है। एक बिंदु आवेश का एक स्थान से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभव कहा जाता है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और धनावेशित कण नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, धनायन नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो विलयन को धनावेशित करने में, इलेक्ट्रॉनों द्वारा विलयन को धनावेशित करने में और छड़ को ऋणावेशित करने में जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कार्य किया गया, इलेक्ट्रॉन ही तो चले धातु के अंदर से, तभी तो छड़ ऋणावेशित हुई और ये विलयन जो है धनावेशित हुआ, ठीक है। सीधी सीधी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया कार्य है वो ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस बात को इस प्रकार से समझाया गया कि इस प्रकार की धातु की पत्ती तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। विभव क्या है, विभव है इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। या बस इतनी ही बात है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव अगर आप लोगों से कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, 25 डिग्री हो जाता है मानक, या 25 डिग्री भी छोड़ दीजिए, ऐसा कह लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, अर्धशैल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया कार्य ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये बात भी हम लोग कह सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं नोट करके, किसी NOTE नोट, किसी भी
अर्ध सेल में इलेक्ट्रोडों पर किया गया कार्य ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सारी बातों को एक ही लाइन में बता दिया। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दो। इसके बाद आता है फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि अर्ध सेल की अभिक्रिया प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब एक एटम वायुमंडलीय है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे ई से प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, देखिए यदि अर्ध सेल की अभिक्रियाओं में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा दाब एक वायुमंडलीय दाब है तो इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। सीधी सीधी सी बात यह है, यदि यही कार्य जो इलेक्ट्रोड विभव का है, अगर इसी कार्य को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब पर किया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, आगे बात सुनिए। यदि अर्ध सेल की अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई मतलब जो यहाँ पर कार्य हुआ है, ठीक है, सांद्रता इकाइयां 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर हो, ऐसा लिख दो, पर हो, तो इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं। आईयूपीएसी के नियम अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये एक अलग चीज है, नोट करके। एक मानक अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव। इसमें आईयूपीएसी नियम अनुसार बताया गया कि मानक अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाए। मानक अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो चलिए आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, सेल का विद्युत वाहक बल भी ई से प्रदर्शित किया जाता है और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कई सारी बुकों में जहां सेल के इलेक्ट्रोड विभव को भी ई नोट से प्रदर्शित कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ई नोट से प्रदर्शित कर रखा, जो कि एकदम गलत है। उसमें ना बच्चे भी चले जा। ठीक है, तो हमें अलग अलग चीजों से डिनोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा कि जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको हम ई सेल से प्रदर्शित करेंगे, इसके ऊपर नोट नहीं लगाने के। ठीक है, तो ये ई सेल बस खाली ऐसे, इसके सापेक्ष ऐसा लिख सकते हैं, सेल, CLL सेल, बस। ठीक है, से प्रदर्शित किया जाए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब आता है भाई सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, देखिए इलेक्ट्रोड मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन को धकेलने का लिए जो बल लगाया जाता है। ठीक है, एक तो वो बल, और कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने में जो बल लगाया जाता है, एक वो वाला बल। ठीक, ये दोनों बलों को विद्युत वाहक बल कहा है। ठीक है, एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करना मतलब धक्का देना, और कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, दोनों बल क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण, दोनों बल मिलकर के क्या कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये कहलाते हैं विद्युत वाहक बल। चलिए अब इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते क्या लिखी हुई। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव एक ही बात है। ठीक है, वह चालक बल जो इलेक्ट्रॉन को एनोड से दूर धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को एनोड से दूर धकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, यह बल ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे सेल का विभव या सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभवों पर निर्भर करता है। इसे ई नोट सेल से प्रदर्शित किया जाता है। अपचयन मान यानी कि इलेक्ट्रोडों का जो विभव होता है उसको अपचयित मान जो होता है, उस अपचयित मान पर निर्भर करता है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई नोट सेल से इसको प्रदर्शित किया गया। ई नोट सेल बराबर कैथोड या अपचयन। देखिए आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, सेल की, और उस इक्वेशन में आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन का एनोड का अपचयित मान, सॉरी एनोड का ऑक्सीजन मान और कैथोड का अपचयित मान। ठीक है, तो कैथोड या अपचयन आप लोग क्या लिख सकते हैं, कैथोड पर होता है अपचयन, इसलिए कैथोड लिखो चाहे अपचयन लिखो, एक बात। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या ई नोट अपचयन माइनस ई नोट ऑक्सीजन, ये होता है ई नोट सेल का फॉर्मूला। ठीक है,
खैर इस पर बेसिक न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो इसमें बताएंगे कि भाई ई नोट सेल का ये अपचयन ऑक्सीकरण कैसे कैसे मान निकाले जाते हैं इक्वेशन से। ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा, तो चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या इसी चीज को दूसरे शब्दों में डिफाइन किया गया कि भाई अगर आपको ये थ्योरी समझ ना आए थोड़ी सी तो आप दूसरी थ्योरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखे, अथवा दूसरे शब्दों में दो अर्धशैलों की अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोडों के विभवों में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, दो अर्धशैल होते हैं, एक होता है एनोड वाला हिस्सा जो हमने बनाया था मार्कर, ये रहा, दो अर्धशैल होते हैं, एक एनोड वाला हिस्सा और एक कैथोड वाला हिस्सा। ठीक है, ये एक अर्धशैल और ये एक अलग से अर्धशैल। ठीक है, दोनों अर्धशैलों की अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोडों के विभवों में अंतर, इसका जो विभव होगा, विभव इस इलेक्ट्रोड का विभव और इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा, विभवों में अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवों में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयित मान पर, विभवों के अपचयित मान पर निर्भर करता है। ई नोट सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड, बिल्कुल यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बस ये है कि ऊपर 3 लाइन है, यहाँ कम है थोड़ी सी लाइन, ऊपर थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन है, यहाँ नीचे कम एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए अब तीसरा टॉपिक आता है हमारा, सॉरी दूसरा ही है ये तो, इसी का तो था मानक इलेक्ट्रोड विभव या मापन। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखिए किसी भी सेल का, अर्ध सेल का अकेले का मानक इलेक्ट्रोड विभव मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल में दो प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। हम लोगों ने देखा विद्युत वाहक बल भी दोनों सेलों के लिए ही निकाला जा सकता है। विद्युत वाहक बल कैसे निकलता है, कैथोड और एनोड दोनों होने चाहिए, दोनों अर्ध सेल होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उसमें भी दो सेल होने चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए हमें एक अर्ध सेल का ही इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, एक बार दाब तथा एक मोलर सांद्रता, एक बार दाब तथा एक मोलर सांद्रता यानी कि एक इकाई। ठीक है, एक बार दाब एक एटीएम। ठीक है, एटीएम मतलब एटमोस्फियर। ठीक है, एक बार दाब तथा एक मोलर सांद्रता व 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, या सभी मशीनों के लिए जो अप्लाई होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हर प्रकार की मशीन चलाई जा सकती है। ठीक है, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं, विद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर नहीं चलते या हाई टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको मेंटेन रखने के लिए एक ऐसा पैरामीटर देखा गया तापमान का कि 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक चीज चलाई जा सकती है। जो ज्यादा ठंड में है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर काम सही काम करती है, और जो ज्यादा हीटिंग में काम करती है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर उपकरण सही चलता है। ठीक, तो मानक तापमान बताया गया है, मानक तापमान मतलब जो सबके लिए मेंटेन है। ठीक है, सबके लिए मान्य है ऐसा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको मानक बोला गया है। एक बार दाब, एक बार दाब जो हम पर लगा हुआ है, वायु के अंदर हम है अभी, तो हमारे ऊपर एक बार प्रेशर होता है इसका वायु का। ठीक है, तो ये मानक परिस्थिति है जो सबके लिए लागू होती है। ठीक है, इसलिए इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा है। दोबारा देख लीजिए, एक बार दाब एक मोलर सांद्रता तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव अकेले ज्ञात नहीं किया जा सकता, किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव अकेले ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी सेलों में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं होना अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन तथा प्लेटिनम का एक अर्ध सेल बनाया जाता है, जिसकी दूसरी जिससे कि दूसरे अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दिखाएंगे आपको लेनर्ड समीकरण के द्वारा मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव एक ही बात है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी चेक किया जा सकता है, अधिक पर भी चेक किया जा सकता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर दाब के लिए ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए वेरिएबल है। इलेक्ट्रोड विभव कम टेम्परेचर भी हो सकता है, ज्यादा दाब पे भी हो सकता है, समझ रहे ना ये बात। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव एक बार दाब में 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर सांद्रता होगी तभी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो, उससे ज्यादा हो, कम हो, तब भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार दाब हो, चाहे 2 बार दाब हो, चाहे दाब ना भी हो, तब भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है।
मोलर सांद्रता हो चाहे 2 मोलर सांद्रता हो, ठीक है, तो तब भी वो ज्ञात किया जाता है। लेकिन मानक इलेक्ट्रॉन विभव एक बार दाब 1 मोलर सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस इसी के साथ ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेनर्स इक्वेशन, ठीक है, नेनर्स समीकरण। तो नेनर्स समीकरण इलेक्ट्रॉन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव दोनों एक ही तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं, समझिए, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन विभव तो वो होता है जिसमें किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा विभव उत्पन्न करने में जो कार्य किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप एक बार दाब पर किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। एक बार दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप के बिना जो इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य किया जाएगा उसको इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, और जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक बार दाब पर कार्य किया जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेनर्स समीकरण में नेनर्स भाई साहब ने बताया कि अगर एक बार दाब ना हो, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ना हो, ठीक है, तो भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। चलिए देखिए कैसे। नेनर्स समीकरण सभी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में प्रयुक्त समस्त स्पीसीज का मतलब है जो टेम्परेचर पर निर्भर करने वाली चीजें हैं, ताप, ठीक है, ताप हो गया, दाब हो गई, ठीक है, और मोलर सांद्रता हो गई, ये स्पीसीज होती है, ठीक है। समस्त स्पीसीज मोलर सांद्रता एक इकाई होती है, ये सब के सब एक मान है बस, ठीक है, ये एक मान है, ऐसा कोई निश्चिंत नहीं है कि भाई ये फिक्स मान है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कोई मशीन काम करेगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कोई वो सेल कार्य करेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सेल काम नहीं करने का, या उससे कम टेम्परेचर होगा तो काम नहीं करने का, या एक बार दाब होगी तब ही सेल काम करेगा, एक बार दाब से कम हो गई तब सेल काम नहीं करने का, या एक मोलर उसके अंदर जो लिक्विड भरा वो एक मोलर सांद्रता से ज्यादा है, एक मोलर से सांद्रता ज्यादा है तो सेल काम नहीं करने का, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया सभी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में प्रयुक्त समस्त स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं एक इकाई है, इकाई मतलब एक मान है बस, केवल होता है या होती है। यह जरूरी नहीं है कि यह बात सत्य हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि ये बात सत्य हो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सेल कार्य करेगा, ठीक है, कि सत्य हो। नेनर्स ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष मापा जा सकता है। देखिए नेनर्स ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर विभव लिख दूंगा, यहाँ से देखिए नेनर्स ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के लिए किसी भी सांद्रता पर, इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष मापा गया, मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है, ये लिखना था, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है। दोबारा से देखिए नेनर्स ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है। नेनर्स के नियमानुसार इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार से मापा जा सकता है। कौन से प्रकार से? ये इक्वेशन दी गई, बंद कर दें, ये इक्वेशन दी गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.030 RT NF log ऑक्सीकरण डिवाइड बाय अपचयन, ठीक है, ये नेनर्स इक्वेशन है। नेनर्स इक्वेशन में ये बताया गया कि भाई ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ई सेल क्या है? ई सेल है किसी भी सांद्रता पर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विभव, यानी कि यहाँ अब एक बार की बात नहीं आई, जो मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव में बताया गया था कि एक बार दाब होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया किसी भी सांद्रता पर सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई सेल, ठीक है। ई नोट सेल क्या है? ई नोट सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल जो डिपेंड करता है कैथोड और एनोड पर, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था पिछले टॉपिक पे, तो वहां से अब n क्या है इसमें फॉर्मूले में, इक्वेशन में n है, n एनोड से कैथोड पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है।
और फेराडे एफ क्या है, फेराडे नियतांक जिसका मान 96,487 होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन में थोड़ी इजी आ जाए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 96,500 मान लेते हैं इसको कूलम, ठीक है। इसके बाद आर क्या है, नियतांक, गैस नियतांक, जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है जब रिएक्शन होगी, अगर उसमें ज्यादा हीटिंग होगी, ठीक है, सेल के अंदर जब रिएक्शन होगी तो वो गर्मी होगी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगी तो उससे गैस तो बनेगी ना हीटिंग के कारण, तो उसके लिए गैस नियतांक दिया गया 8.331, यहाँ पे 4 भी होता है लेकिन 131 तक चल जाता है, ठीक है, 8.314 जूल केल्विन मोल होता है, ठीक है। टी बराबर ताप 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है केल्विन में कन्वर्ट किया इसको 273 में आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो ये आएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर तो लगभग 225 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए केल्विन में, ठीक है, इसके समथिंग, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन 298 केल्विन लेके चला जा सकता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आर टी एफ जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है इन सभी वैल्यूज को रखने पर समीकरण एक में रखेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, तो सबको कैलकुलेट करने के बाद 0.0591 ये आएगा। कैलकुलेट अगर मैं इसको करूँ फिर टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर लेके। अब बात आती है जब हम ये नोमेरिकल करेंगे तो नोमेरिकल में कहीं कहीं देखने को मिलेगा हमें, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे नोमेरिकल में तो कहीं मिलेगा ऑक्सीकरण का स्क्वायर, कहीं मिलेगा अपचयन का स्क्वायर, कहीं ऑक्सीकरण का अपचयन स्क्वायर नहीं भी मिल सकता है और कहीं अपचयन भी कभी स्क्वायर नहीं मिल सकता। कभी ऐसा होगा ऑक्सीकरण का क्यूब कर दिया, कभी ऐसा होगा अपचयन का क्यूब कर दिया, तो ऐसी एक सिचुएशन होती है। ये होता क्यों है, कभी किसी का स्क्वायर हो रहा है, कभी किसी का क्यूब हो रहा है, ठीक है, ये सब होता क्यों है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ क्यूब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए मैं बता दूं। और यदि ये तब होता है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये तब होता है जब दोनों अर्धशैलों की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संतुलित अर्थात समान हो, ठीक है, दोनों अर्धशैलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम समान हो, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन एक अर्धशैल से निकले, एनोड से निकले, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा कैथोड एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को यदि कैथोड एक्सेप्ट कर सकता हो, जितने निकलेंगे सारों को यदि एक्सेप्ट कर ले तो इक्वेशन लिखी जाएगी ये वाली, ठीक है। और यदि संतुलित अवस्था में ना हो, एनोड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हो और कैथोड इतने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब ऐसी परिस्थिति में लिखेंगे और यदि दोनों अर्धशैलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान न हो तो नेनर्थ समीकरण फिर ये होगी, तो नेनर्थ समीकरण फिर ये होगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग ऑक्सीकरण की पावर एक्स अपॉन अपचयन की पावर वाई, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पर पावर रखी गई है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से वाई की वैल्यू भी यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूं जहां एक्स और वाई अर्धशैलों में धातु इलेक्ट्रोड के समीकरण समीकरण गुणांक है, ठीक है, एक्स और वाई अर्धशैलों में धातु इलेक्ट्रोडों के समीकरण गुणांक है। इनके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब हम नोमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद भी मैं नोमेरिकल करा सकता हूँ लेकिन इसके बाद नोमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी का पोर्शन है। नोमेरिकल की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई एक्स वाई कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। एक इक्वेशन मिलेगी आपको सेल की और उस सेल की इक्वेशन से ही हम लोग एक्स वाई किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को नेट समीकरण एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए। तो चलिए अब नंबर आता है निर्णय समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक का। निर्णय समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक तब होता है सेल के अंदर, साम्य स्थिरांक एक मान है, ये तब उत्पन्न होता है सेल के अंदर जब सेल क्रिया नहीं करता या सेल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता, ठीक है। तो सेल के अंदर जब सेल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा होता, मतलब सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय में सेल के अंदर क्या क्रियाएं होती रहती है, ठीक है, ये चेक करने के लिए साम्य स्थिरांक की आवश्यकता पड़ती है। साम्य स्थिरांक बताता है कि जब सेल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा होता तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल कितना होगा, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं, ग्रहण किए हैं, स्थानांतरित हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये सब हम चेक कर सकते हैं साम्य स्थिरांक के द्वारा। जब सेल विद्युत धारा ना भी दे रहा हो तब की बात है,
ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे। नैनोथ समीकरण के लिए साम्य स्थान, यदि किसी सेल को बंद कर दिया जाए तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निर्भर करता है। देखिए इस बात को यहां समझिए, ये हम लोगों ने एक एनोड बना लिया जिसके अंदर है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने बना लिया कैथोड जिसके अंदर है Cu2 पॉजिटिव। यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके एक्सेप्ट करेगा Cu2 पॉजिटिव। तो किस पे विद्युत धारा, सेल की विद्युत धारा किस पर निर्भर कर रही है? एनोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निर्भर कर रहा। सेल से विद्युत धारा का प्रभाव किस पर निर्भर कर रहा? एनोड से इलेक्ट्रॉन त्यागने और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के ऊपर निर्भर कर रहा। चलिए जैसे जैसे समय गुजरता है, जब सेल को हम बंद कर देंगे और सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो समय गुजरेगा, सेल डिस्चार्ज होता जाएगा, सेल कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरता है एनोड पर धनायनों की संख्या बढ़ती है। एनोड पर धनायनों की संख्या बढ़ने का मतलब यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तथा कैथोड पर धनायनों की संख्या घटती है। यहाँ Cu2 पॉजिटिव है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे तो ये Cu2 पॉजिटिव की संख्या यहाँ घटती रहेगी, ठीक है। तो धनायनों की संख्या घटती रहती है। इसी समय सेल की वोल्टता घटती जाती है। जैसे जैसे एनोड पर धनायनों की संख्या बढ़ेगी और कैथोड पर धनायनों की संख्या घटेगी, तो इस समय क्या होता है, वोल्टेज के अंदर यहाँ ये तार के द्वारा इनका संपर्क किया जाए ना, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रहता है, ठीक है, ए मीटर का है इसको, तो वोल्ट मीटर या एमीटर ये जो जुड़ा होता है, इसमें पाठ्यांक हम पढ़ सकते हैं भाई कि भाई कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे जैसे धनायनों की संख्या एनोड पर बढ़ेगी और कैथोड पर घटेगी, वैसे वैसे क्या होगा, वोल्ट मीटर द्वारा हम देख सकते हैं कि वोल्ट तक घटती जाती है। वोल्ट मीटर के द्वारा स्पष्ट घटता हुआ देखा जा सकता है इस चीज को। आगे दिएगा, कुछ समय पश्चात एनोड तथा कैथोड पर आयनों की संख्या स्थिर हो जाती है। थोड़े ही समय के बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात एनोड पर और कैथोड पर आयनों की संख्या स्थिर हो जाती है। मतलब कि यहाँ फुल जितने भी हो सकते हैं Zn2 पॉजिटिव हो चुके होते हैं, ठीक है, और यहाँ Cu2 पॉजिटिव की संख्या एक समय ऐसा आता है जब मतलब बहुत ही कम बचती है या खत्म हो जाती है, नगण्य की मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाएगी और यहाँ पर बढ़ जाएगी। जब यहाँ Zn पॉजिटिव होगा ही नहीं, मतलब Zn पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखो Zn पॉजिटिव यहाँ धातु की एक छड़ है, जब तक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे तो विद्युत धारा बहती रहेगी। और किसी कारण जब यहाँ बहुत सारे Zn पॉजिटिव हो जाएगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन धनायन को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ से Zn से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, Zn से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा तो विद्युत धारा समाप्त हो जाएगी, ठीक है, मतलब रुक जाएगी। इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। आगे दिया गया, कुछ समय पश्चात एनोड तथा कैथोड पर यह संख्या स्थिर हो जाती है, आयनों की संख्या स्थिर हो जाती है। मतलब उसके बाद ना तो इस पर आयनों की संख्या बढ़ सकती है जब स्थिर हो जाएगी, और ना इस पर आयनों की संख्या घट सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थिर हो जाती है तथा वोल्ट मीटर पाठ्यांक शून्य हो जाता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, विद्युत धारा शून्य दिखाएगा, ठीक है, पाठ्यांक शून्य हो जाता है। कहा गया, इससे पता चलता है कि सेल साम्य स्थिति में है, अर्थात सेल में कोई भी अभिक्रिया, अर्थात सेल में अभिक्रिया होनी बंद हो चुकी है, ठीक है। अर्थात ई सेल बराबर 0। ई सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया कार्य 0 हो चुका है, इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य 0 हो चुका है, यानी वो कह लीजिए इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो 0 है। अतः सेल का इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो चुका है। अतः इस स्थिति में नैनस समीकरण के अनुसार सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीजन बटे अपचय। अब हमें पता है कि ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड विभव क्या हो चुका है, 0। तो इलेक्ट्रोड विभव की जगह देखो, जहां पे ई सेल है ना, ई सेल के स्थान पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, लॉग के सी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए,
जब ये जीरो हो जाएगा ना, ई सेल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण बटे अपचयन का अगर हम अनुपात निकालेंगे, ऑक्सीकरण बटे अपचयन का अनुपात निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा एक कांस्टेंट राशि जिसको हम लोग लिखते हैं के सी। ठीक है, एक नियंत्रण मान आएगा, उसको क्या लिखते हैं, के सी। के सी से लिखा जाता है। ये के सी ही यहाँ साम्य स्थिरांक होता है। निर्णय समीकरण का साम्य स्थिरांक के सी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीकरण बटे अपचयन की जगह हम लोगों ने लिख दिया के सी। अब इसके बाद यहाँ ई सेल बराबर, ये ई सेल यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमने इसको इस साइड लेके गए, ठीक है, या इसको इस साइड लेकर आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ई सेल बराबर ई नोट सेल है, सॉरी, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log Kc। ऑक्सीकरण बटे अपचयन की जगह log Kc। यहाँ से log Kc की वैल्यू निकालनी, तो log Kc को अकेला करना पड़ेगा, ये n डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये लिखिए देखो n ई सेल ई नोट सेल, ठीक है, डिवाइड में 0.059, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, तो log Kc बराबर यह है। अब हमें Kc की वैल्यू चाहिए, log Kc की नहीं चाहिए, log को हमें क्या पहुंचाना पड़ेगा, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, ठीक है। और जब एक बटन log कहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो ये होता है एंटी log, एंटी log। आगे बात समझ में, 1/log क्या होता है, एंटी log। तो यहाँ वह एक के बटे में आएगा log, तो हम लोगों ने इसको डायरेक्टली लिखा है एंटी log। Kc इज इक्वल टू एंटी log इंटू एन ई नोट सेल अपॉन डिवाइड बाई 0.059। ये आ गया हमारा साम्य स्थिरांक, यही साम्य स्थिरांक है। ठीक, अब इतनी बड़ी परिभाषा लिखने से अगर बच्चे कतराते हैं, बहुत सारे समझते हैं ना कि भाई हम छोटा सा कुछ करें उसी में एक्सप्लेन हो जाए, तो हम दूसरे शब्दों में इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है, यदि सेल में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाए तो इस समय सेल साम्य स्थिति में होता है, अर्थात सेल में कोई क्रिया नहीं हो रही होती है, तो ई सेल बराबर 0, वह लोग ऑक्सीकरण बटे अपचयन बराबर के सी। यह है जहां के सी ऐसा लिखे यहाँ बराबर के सी, जहां के सी साम्य स्थिरांक है, यहां लिख लेना, ठीक है, के सी साम्य स्थिरांक है। तो नेनट समीकरण से ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑक्सीकरण बटे अपचयन। यहाँ इसकी जगह पे मैं के सी लिखूंगा, ठीक है, और इसकी जगह पे 0 लिखूंगा। देखो इसके स्थान पे 0 कर दिया, ये एच डी जुगा दो, ये भी जुगा दो, ठीक है, 0.0591 ये, फिर log है ऑक्सीकरण बटे अपचयन की जगह के सी, ठीक है। अब हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव करना, ये नेगेटिव है, इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन log Kc, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, Kc की वैल्यू निकालनी, तो जो जो चीजें यहाँ Kc के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, सारी की सारी इस साइड आएंगी। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो सब डिवाइड में आएगा। तो ये देखिए एन मल्टीप्लाई में जाएगा, एन ये लिखा हुआ है, ये डिवाइड में जाएगा तो ये 0.0591 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। लोग डिवाइड में जाएगा, लेकिन लोग डिवाइड में जाके हो जाता है एंटी लोग, तो हम लोगों ने यहाँ एंटी लोग लिख रखा, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गिब्स ऊर्जा, ठीक है। गिब्स ऊर्जा, सेल के अंदर एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा सेल कार्य करता है। सेल जैसे किसी बल्ब को जलाएगा, ठीक है, या किसी और अन्य चीज को चालू करेगा, कोई पंखा वंखा है, वो बैटरी बैटरी है, ठीक है, उसको किसी उपकरण को अगर सेल चलाएगा तो सेल उसके अंदर, बल्ब के अंदर या उपकरण के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो उपकरण चलेगा। लेकिन उस विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल को एक अलग से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसके द्वारा वो एनर्जी, सेल के अंदर की वो एनर्जी जिसके द्वारा सेल अपनी विद्युत धारा को दूसरे चीज के अंदर प्रवाहित करता है, ठीक है। सेल की वो एनर्जी जिसके द्वारा सेल विद्युत धारा को अन्य उपकरणों में प्रवाहित करता है, उस ऊर्जा को गिब्स ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं ये किस प्रकार से है। कोई भी सेल कार्य करने के लिए गिब्स ऊर्जा, कोई भी सेल कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग करता है उस ऊर्जा को ही गिब्स ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको क्या कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में कहे तो एक तरह से सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, या सेल द्वारा किए गए कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा को ही गिब्स ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
एक सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा देख लीजिए। दूसरे शब्दों में कहीं तो एक तरह से सेल द्वारा किए गए कार्य करने में, सेल द्वारा किए गए कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा को ही गिब्स ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा जी नोट से प्रदर्शित करते हैं। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E नोट सेल है तथा सेल में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो सेल की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल होगी। अब ये माइनस चिन्ह यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया गया। माइनस चिन्ह का मतलब है कि गिब्स ऊर्जा घट रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए किसी कारणवश, ठीक है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब सेल कार्य में है और सेल की एनर्जी जो गिब्स ऊर्जा है वो लगातार घट रही है, कार्य करने की क्षमता लगातार घट रही है। ठीक है, ये होता है गिब्स ऊर्जा। अगर आप चाहे तो एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिखकर भी गिब्स ऊर्जा की डेफिनेशन दी जा सकती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा ना लगे यहाँ तक लिखकर, आप आगे लिखना चाहते हैं तो आप दूसरे शब्दों से लेकर करते हैं तक का लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे गिब्स ऊर्जा की डेफिनेशन एक लाइन की होगी। ठीक, लिखने को आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धीरे धीरे हम इसी तरीके से इस चैनल पर अपनी पूरी केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए इसी प्रकार से नाइट्रोजन क्लासेस के साथ। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।